मैं रांची से बिलोंग करता हूँ। रातू हमारा क्षेत्र है, रातू क्षेत्र से मैं आता हूँ। केसरी चौली हमारा गांव है। इसके पहले मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार में कार्यरत था और अभी लगभग 3 साल हुए हैं मुझे यहाँ पे आए हुए, और 3 सालों से मैं अभी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कांके में अपनी सेवा दे रहा हूँ। तो ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। और आज जिस विषय को लेके हम लोग यहाँ पे इस क्लास में बैठे हैं, मतलब आज का जो जिस तरह से जो संज्ञा दिया गया है क्लास, तो वैसे तो हम चर्चा करते रहते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ में इन विषयों पे। पूरी सेमेस्टर हम लोग बहुत सारे विषयों पे चर्चा करते हैं, लेकिन आज इस क्लास में जो है उसमें बहुत तरह के लोग हैं, बहुत सारा अनुभव है लोगों के पास में, और मिक्स्ड ग्रुप है। तो कुछ चीजें जो हमारे समाज के लिए, खासकर आदिवासी समाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो सभी को एक तरह से जानने की जरूरत है, चाहे वो लॉ के फील्ड से हो या फिर किसी और क्षेत्र से हो। इसकी महत्ता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम सभी आदिवासी, और जब हम बोलते हैं कि जनजातियों के बीच में या आदिवासियों के बीच में, क्योंकि आदिवासी शब्द का तो संविधान में इस्तेमाल नहीं हुआ है, जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब का बात हुआ है, लेकिन फॉर्मली या फिर हम बोलचाल की भाषा में उसको आदिवासी भी बोलते हैं। लेकिन जनजातियों के बीच में इसकी जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि जनजातियों के बीच में जो कानून है मोस्टली अलिखित है, कोई उस तरह का कोडिफिकेशन या डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। जितने भी सारी चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में है उस पे स्टडी तो हुए हैं, लेकिन एक लीगल पर्सपेक्टिव से उसका स्टडी नहीं हुआ है, जिसके वजह से कई दफे हम नहीं जान पाते हैं कि अगर ये मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट किस नजरिए से उसको देखती है, या कानून किस नजरिए से उसको देखता है, या फिर जो आमजन है जो रीति रिवाज से संचालित है वो किस तरीके से अपनी बातों को, अगर वो मामला कोर्ट में जाता है तो उसको हम किस तरह से उसको डील करें। तो इसीलिए इस क्लास की महत्ता बहुत है और हमें सब लोग को जानने की जरूरत है कि जनजातियों के बीच इसकी क्या भूमिका और क्या प्रासंगिकता है। तो शुरू करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स पे जाऊंगा जो कि हम लोग को जानना जरूरी है। उसके बाद हम आएंगे उसके रोल और रेलेवेंस के ऊपर। पहले तो हम ये समझ लें, क्योंकि विषय कहता है जनजातियों के बीच में प्रथागत कानून, एक पार्ट। उसके बाद ये कहता है भूमिका और प्रासंगिकता। तो पहले हम ये समझ लें कि प्रथा क्या है, कस्टम क्या है, और कस्टम किस तरीके से लॉ की संज्ञा प्राप्त करता है। हर कस्टम लॉ नहीं प्राप्त करता है। इसका डिफरेंस हमको समझना होगा कि वैसे कौन से कस्टम है जिसको कि हम कस्टमरी लॉ कह सकते हैं, और फिर उसको हम जो भी संवैधानिक प्रावधान है उसके तरह से इन्फोर्स कर सकते हैं, उसका एक अलग है। तो जनजातियों के बीच पहले तो कस्टम को हम समझिए। कस्टम जैसे कि कुछ डेफिनेशंस हैं, हम कुछ, ऐसा तो नहीं है कि सारा डेफिनेशन में सारा चीज आ जाता है, लेकिन एक हम डेफिनेशन जो कि मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी जो कहता है कि ये कह रहा है कि जो कस्टम है या यूसेज, दो टर्म जनरली यूज होते हैं, कस्टम और यूसेज, इन दोनों को स्थान दिया गया है हमारे संविधान में। उसके ऊपर हम आएंगे, लेकिन ये कहता है कि कस्टम एक यूसेज है और या तो वो प्रैक्टिस है एक पर्टिकुलर जगह के लिए, क्लास के लिए, सोसाइटी के लिए, एक ट्राइब के लिए, एक फैमिली के लिए, जहां पे वो हैबिचुअल एडहेरेंस हो रहा, मतलब उसमें लोग उसको हैबिचुअली फॉलो कर रहे हैं। एक प्रैक्टिस है, एक यूसेज है।
जो कि कॉमन है उस समुदाय के लिए, उस समाज के लिए, उस ट्राइब के लिए या उस फैमिली के लिए। एक ये उदाहरण, ये डेफिनेशन वो देता है। और या तो वो कहता है कि इतने लंबे से वो प्रैक्टिस में है जिसको कि वो एक तरह से उसको एक अलिखित विधि मान लिया गया है, ठीक है, जो कि सामाजिक जीवन को संचालित करती है। एक डेफिनेशन है, ये मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी का है, एक पक्ष है जो ये कुछ आइडिया हमको देता है। यहीं से हम कुछ पॉइंट्स को लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ विद्वानों के द्वारा भी कस्टम को बारे में बताया गया है, जिसमें कि दो हम विद्वान को लेंगे, एक कार्टर है और दूसरा है हॉलैंड। हॉलैंड का काफी जिक्र होता है हमारे जूरिस्प्रूडेंस के क्लास में। हॉलैंड जो कहते हैं वो कहते हैं कस्टम एक जनरल ऑब्जर्वेंस है या कोर्स ऑफ कॉन्डक्ट है कि हम समाज में कुछ चीजों को मान रहे हैं और बहुत लंबे समय से मान रहे हैं, वो हमारे एक तरह से कॉन्डक्ट में वो शामिल हो गया है। तो कहता है कस्टम इज जनरली ऑब्जर्व्ड कोर्स ऑफ कॉन्डक्ट, एक उनका ये कहता है। वहीं कार्टर जो कहते हैं वो कहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ कॉन्डक्ट, ये कॉन्डक्ट ही नहीं है बल्कि उसमें एक वर्ड जोड़ते हैं, बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी ऑफ कॉन्डक्ट। मतलब जो आचार व्यवहार है, जो कॉन्डक्ट है, वो उसमें यूनिफॉर्मिटी है और सभी लोगों के लिए अंडर लाइक सर्कमस्टांसेस, मतलब सिमिलर सर्कमस्टांसेस में जो एक कॉन्डक्ट है वो यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म उस लाइक सर्कमस्टांसेस में, मतलब सिमिलर स्टेट में सिमिलर लॉ यूनिफॉर्म रूप से अप्लाई होगा। तो कुछ बिंदु हम जो देख रहे हैं इस डेफिनेशन से, ये परिभाषा से उभर के आते हैं। पहला तो कहता है कि लॉन्ग यूसेज है, एक प्रैक्टिस है, बहुत लंबे अरसे से हो रहा है और उस सोसाइटी में उसको अंगीकार कर लिया गया है और वो यूनिफॉर्म है और सिमिलर सिचुएशन में उसको अप्लाई करते हैं। तो ये जो परिभाषाएं हैं अपने तरीके से ये दिए हुए हैं, कुछ पॉइंट्स वहां से निकल के आते हैं, लेकिन सारी चीजों को वो नहीं लेके आते हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे कि और क्या सारी चीजें कस्टम को कस्टम बनाती है। फिलहाल दो इंपॉर्टेंट चीज है, वो कहता है कि देखिए कस्टम और यूसेज, प्रथा, रूढ़ी का जो बनने का जो प्रोसेस है वो यूसेज से प्रारंभ होता है। मतलब कुछ ऐसी चीजें इतिहास में चलन में रही होंगी, कुछ ऐसे नियम बने होंगे, क्योंकि कस्टम बनने के पहले उसका प्रायर जो एडवांस स्टेज होता है प्रैक्टिस या यूसेज, यानी कुछ समय तक वो अरसे में चलन में रहा होगा और समाज ने फिर उसको एक तरह से ऑब्लिगेटरी मान लिया है कि अगर हम इसको, ये हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है कि हम उसको फॉलो करें, और उसको कानूनी भाषा में बोला है कि ओपोनियो जुरिस, मतलब सिमिलर सर्कमस्टांसेस में अब मेरी दायित्व है कि हम उसको माने, यानी मेरे पास एक ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेटरी रूल है कि हमको उस कस्टम को मानना है क्योंकि कॉमन कंसेंट है लोगों का। इस तरह से यूसेज जो है, प्रैक्टिस जो है, वो लंबे अरसे तक अगर वो पालन किया जाता है कॉमन अंडरस्टैंडिंग से, तो उस समाज में, उस ट्राइब में, फैमिली में वो एक तरह से प्रथा का रूप लेती है और स्टैब्लिश हो जाती है। तो इसलिए कभी कभी हम डिफरेंशिएट करते हैं कि ये यूसेज है या कस्टम है। कानून के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो कानून ये कहता है कि कस्टम वहां बनता है जहां यूसेज खत्म होता है। कस्टम का जो रूप है वो यूसेज है, यूसेज के बाद वो कस्टम बना और उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आए। और ये जो कस्टम है, प्रथा है, रूढ़ी जो है, वो है कानून का एक बड़ा सोर्स है। कानून के और सारे सोर्स हैं, जैसे कि लेजिस्लेशन है, जो कि व्यवस्था कानून जो वहां बनती है, जो एक्ट्स बनते हैं पार्लियामेंट के अंदर में या विधानसभा के अंदर में, जो एक फॉर्म ऑफ लॉ वो है जो कि लेजिस्लेशन के रूप से आती है। दूसरी जो है कोर्ट्स के जजमेंट के माध्यम से आती है, जिसको कि हम बोलते हैं जुडिशियल डिसीजंस। कोई प्रेसिडेंट
जज मेड लॉ है, तो वहां से एक कानून का सोर्स है हम मानते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वो हमारा कस्टम है। इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्स हैं, जैसे कि ज्यूरिस्टिक राइटिंग है, विद्वानों के द्वारा जो लिखी हुई राइटिंग्स है, खासकर लॉ के पर्सपेक्टिव से, तो उसको भी हम एक तरह से सोर्स ऑफ लॉ की तरह मानते हैं। लेकिन मुख्यतः लेजिस्लेशन, जज मेड लॉ, जिसको कि हम बोलते हैं जुडिशियल डिसीजन प्रेसिडेंट्स के रूप में, और जो हमारा है कस्टम्स, क्योंकि कस्टम एक बड़ा सोर्स ऑफ लॉ है और ये मदर ऑफ ऑल लॉस हम जिसको बोलते हैं। क्योंकि हर एक जो लॉ, अगर आज हम समय पे देखें, चाहे वो हिंदू मैरिज हो, जैसे हिंदू कानून से संबंधित हो, या इस्लाम में हम देखें तो प्री इस्लामिक जो लॉ है, अरेबियन लॉ है, उसमें से कुछ कुछ चीजों को शरीयत में या फिर जब इस्लामिक लॉ कोडिफाई हुआ तो उसमें भी उसका जो सोर्स रहा है वो कस्टम रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लें तो इद्दत का जो है सिस्टम, या फिर मेहर का जो सिस्टम है जिसको डावर बोलते हैं, मुसलमानों में अभी वो प्री अरेबिया में भी वो चीज रहा था। तो कुछ चीज जो है पहले से प्रचलित रही है उसको फिर जो कोडिफाइड लॉ में उसको लाया गया है। न केवल ही मुसलमान में बल्कि ये हिंदू में भी जो पुराना जो है 1955 के पहले जो कानून रहे हैं, जो किसको बोलते हैं कि ओल्ड हिंदू लॉ, मोस्टली अनकोडिफाइड थे। 1955 के बाद के सारे कानून, चाहे वो हिंदू में हो, मैरिज से संबंधित हो या अडॉप्शन मेंटेनेंस संबंधित हो, ये सब बात के कानून है जो कि कोडिफाइड लॉ है, उसको मॉडर्न हिंदू लॉ बोलते हैं। लेकिन इनके जो सोर्स में है कस्टम रहा है, प्रथा रहा है। उसी तरह से इंग्लैंड में जो बोलते हैं कि देयर आर मोर कस्टम्स देन लॉ, क्योंकि इंग्लैंड का जो लॉ है वो भी कस्टम बेस्ड लॉ है, वो कस्टम का ही एक इस तरह से हम देखते हैं कि कस्टम जो है उसको बोलता है कि जो कानून का सबसे पुराना संस्था है, तो उसको बाद में लॉ के शक्ल में कोडिफाई करके लोगों ने उसको लाया है, और आज हम उसको देखते हैं डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में है कि वो कोडिफाइड है। तो इस तरह से कस्टम बहुत बड़ा सोर्स है बाकी सारे समुदायों के लिए भी, और आदिवासी समुदाय में खासकर इसलिए क्योंकि हमारी जो कानून में है, चूंकि बहुत सारे आदिवासी समुदाय हैं, 725 से प्लस अभी जो आदिवासी समुदाय हैं, और जो समुदाय जो कन्वर्ट नहीं हुए हैं पर्सनल लॉज में, तो वो अपने कस्टम्स के हिसाब से वो रेगुलेट होते हैं। तो कहने का मतलब इतनी बड़ी आबादी है जो, और ट्राइबल सोसाइटी के कोर में कस्टम रहा है, चूंकि उनका लॉ डॉक्यूमेंटेड नहीं रहा है उस फॉर्म में जिस फॉर्म में जुडिशरी को हेल्प हो, स्कैटर्ड वे में है, इधर उधर बिखरा हुआ है, इसलिए ट्राइबल सोसाइटी के लिए कस्टम को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उससे उसकी सारी जो सामाजिक व्यवस्था है वो गाइडेड है। ये तो इसका बैकग्राउंड है। अब कस्टम में भी जैसे मैंने कहा कि हर प्रथा जो है उसको विधि का बल प्राप्त नहीं है। तो कौन सी प्रथा जो है जिसको विधि का बल प्राप्त है, क्योंकि आर्टिकल 33A 13(3) का में जनरली जो हम देखते हैं, वो जो डेफिनेशन जो हम लोग को संविधान ने दिया है वो एक तरह का इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इंक्लूड किया गया है बहुत सारी चीजों को। वो ये नहीं कह रहा है कि कानून क्या है, बल्कि ये बता रहा है कि कानून में क्या क्या चीज है। उसमें से वो कहता है कि लॉ इंक्लूड्स, मतलब वो इंक्लूसिव है। क्या? तो कहता है ऑर्डर, रेगुलेशन, बाईलॉज, रूल्स, फिर लास्ट में वो कहता है कस्टम्स और यूसेजेस। कस्टम दो चीज का होता है, तो हमें समझ में आ गया कि यूसेज एक प्रायर फॉर्म है, कस्टम बनने के पहले का फॉर्म है, यूसेज भी रिकॉग्नाइज्ड है, और ऐसे कस्टम्स और यूसेज जो कि भारत के क्षेत्राधिकार में जिनको फोर्स ऑफ लॉ प्राप्त है, विधि की शक्ति प्राप्त है, वैसे कस्टम्स आपके लॉ की कैटेगरी में आते हैं। तो कहने का मतलब वैसे लॉ जिनको, वैसे कस्टम जिनको फोर्स ऑफ लॉ प्राप्त है, विधि की शक्ति प्राप्त है। तो हम ये सवाल होगा ऑब्वियसली कि कौन सी कस्टम्स है जिसको कि विधि की शक्ति प्राप्त है, यानी कुछ तो है जिसको कि नहीं है विधि की शक्ति प्राप्त। तो हर एक जो प्रथा है वो प्रथा तो है, लेकिन जब हम कानूनी सेंस में बात करते हैं
उसमें फोर्स ऑफ लॉ होना चाहिए। तो फोर्स ऑफ लॉ होने के लिए काफी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, तो उस आधार पे हम कस्टम को क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके बहुत डिटेल में हम क्लासिफाई नहीं करेंगे, इसका हम दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखेंगे। पहला जो है क्लासिफिकेशन जो विधि को, प्रथा को किया गया है, वो है, कहता है कि बाइंडिंग कस्टम। एक जो प्रथा हो वो है जो बाध्यकारी है, और दूसरी जो है वो अबाध्यकारी है ना। दोनों का कॉन्सिक्वेंस अलग है। पहला जो है, हम पहले चलते हैं नॉन बाइंडिंग। तो कौन से कस्टम है जो नॉन बाइंडिंग है? तो इसको विद्वानों ने एक कैटेगरी रखा है, बोला कि ये जो अबाध्यकारी प्रथाएं हैं वो सामाजिक प्रथाएं हैं। कहने के मतलब अबाध्यकारी किस लिए? अबाध्यकारी इसलिए क्योंकि अगर कंप्लाई नहीं करते हैं तो उसके एवज में सजा नहीं है या फिर कोई प्रोविजन नहीं है। ऑस्टिन ने कहा है, एक विद्वान है ऑस्टिन, उन्होंने कहा है कि लॉ एक कमांड है, और वो कमांड को अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो उसके लिए सजा है, मतलब सैंक्शन है। अंग्रेजी में बोलते हैं लॉ इज अ कमांड बैक्ड बाय सैंक्शन। सिंपल। जब हम लॉ की बात करेंगे तो उसके साथ क्या उसको फॉलो करेंगे तो ठीक, नहीं फॉलो करें तो उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस है। ठीक है। तो सोशल कस्टम्स की दृष्टिकोण से हम देखें तो उसका कोई सैंक्शन नहीं है, बल्कि उसको नहीं पालन करने पे आपको हो सके समाज आपको क्रिटिसाइज करे, आपको उसको क्रिटिसिज्म करे या फिर डिस्प्लेजर शो करे। तो अबाध्यकारी कस्टम, जैसे कि हम उदाहरण लें कि जनरली जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हिंदू समाज में अगर उदाहरण ले तो सफेद कपड़ा धारण करके वो शमशान जाते हैं। तो कई जगह मान लीजिए अगर मैंने उस सोशल कस्टम को फॉलो नहीं किया तो लोग जब पूछेंगे कि भाई आप क्यों नहीं फॉलो किए, ये तो लोग सारे फॉलो करते हैं, सोशली एक्सेप्टेबल है, तो कोई उसमें पेनल्टी नहीं लगाएगा हमें, लेकिन बोल सकता है ये अच्छी बात नहीं है, आपको समाज के हिसाब से चलना चाहिए। तो ये अबाध्यकारी है, पीनल प्रोविजन नहीं है, लेकिन सोसाइटी उसको कंडेम करती है। उसी तरह विदेशों में ब्लैक कोट का चलन है जहां पे फ्यूनरल सेरेमनी बोले जाते हैं। तो ये हो गया नॉन बाइंडिंग। तो हमारे यहाँ भी कुछ कस्टम से हमको देखना पड़ेगा कि कौन से कस्टम जो है वो अबाध्यकारी है। जो सोशल कस्टम्स हैं वो अबाध्यकारी है, जिसके लिए वो रिपरकशन होता है, वो रिएक्शन होता है, लेकिन उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं है। दूसरा जो कस्टम है आपका वो बाध्यकारी है। बाध्यकारी क्योंकि अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो उसके लिए आपको या तो समाज से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, और ट्राइबल कस्टम में जैसे बिटलाहा का सिस्टम है संथालों में, एक गोत्र में से बाहर आप समान गोत्र में आप शादी कर दिए। जनरली जो अभी लॉ है वो कहता है कि समाज के गोत्र के बाहर करना है और जाति के या आदिवासी के अंदर करना है। ये जनरल कस्टमरी लॉ है, वो सभी जगह एक तरह से है, हर एक जगह कुछ अलग अलग है, लेकिन जनरली जो है वो ये है। अगर ये बाध्यकारी है, अगर आपने गोत्र में शादी कर दिया तो कुछ सैंक्शन है, हालांकि अभी बहुत वो उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, लेकिन लॉ के हिसाब से, कस्टमरी लॉ के हिसाब से कुछ ऐसे कस्टम है जो बाध्यकारी हैं, इसके लिए पीनल प्रोविजन होता है। इसमें सोशल बॉयकॉट लोग कर सकते हैं या पेनल्टी आपको देना पड़ सकता है कैश में या किसी फॉर्म लेबर में। तो इस तरह का जो कस्टम है वो बाइंडिंग कस्टम। तो फिर ये हम लोग को डिफरेंशिएट करता है। क्यों बाइंडिंग? क्योंकि अगर हमने उसको ऑब्जर्व नहीं किया तो या तो हम समाज से बाहर निकाल दिए जाएंगे, तो इस तरह के कस्टम को हम बाइंडिंग कस्टम कहते हैं। तो इस तरह के हमको देखना पड़ेगा कि हमारे ट्राइबल सोसाइटी में भी कौन से कस्टम सोशल कस्टम है, कौन से कस्टम बाइंडिंग कस्टम है। और जो बाइंडिंग कस्टम है, चूंकि उसको फोर्स ऑफ लॉ प्राप्त है, इसलिए वो लॉ की कैटेगरी में आ गया। तो 13(3) के अंदर हम लोग उसको देख सकते हैं। अब हम आते हैं कि कोर्ट क्या देखती है। अगर एक कस्टम जो कई सालों से हमारे बीच में चल रहा है तो उसको
वैलिडिटी टेस्ट के लिए कोर्ट प्रोसीजर के हिसाब से उसको गुजरना पड़े, यानी उसमें कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए जो कोर्ट देखती है और उसको फिर बोलती है कि हाँ भाई ये कस्टम वैलिड है। आप कस्टम मानने के लिए अपने हिसाब से ठीक है, लेकिन मान लीजिए कुछ कस्टम चैलेंज हो गया और वो स्ट्राइक डाउन हो गया तो वो फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। जैसे हमने देखा कि मुस्लिम में जो 3 तलाक का व्यवस्था था, जब तक उसको चैलेंज नहीं किया, समाज में 3 तरह का ट्रिपल तलाक हो रहा था, लेकिन किसी ने उसको चैलेंज किया और वो कॉन्स्टिट्यूशन के तरह गया तो वो स्ट्राइक डाउन हो गया। उसी तरीके से कुछ कस्टम जो जैसे हम देखते हैं सबरीमाला को लेके, जहाँ पे महिलाओं को पूजा करने का अधिकार नहीं था, तो जेंडर इक्वालिटी के विरुद्ध हो गया तो वो स्ट्राइक डाउन हो गया। इस तरह से कस्टम्स को कोर्ट के नजर में वैलिड होने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स चाहिए जो हमको अपने समाज में उसको ढूंढना है, तभी वो कोर्ट में टिक पाएगा। जैसे पहला है कस्टम का प्राचीन होना, जिसको बोलते हैं एंटीक्विटी। प्राचीन होना सबसे पहला इंपॉर्टेंट। अब प्राचीन होना, अब कितना प्राचीन हो ये भी सवाल है। तो उसमें जो इंग्लिश लॉ में जो कहता है, उसमें एक सेंटेंस का यूज हुआ है, द मेमोरी ऑफ अ लिविंग मैन रनथ टू द कॉन्ट्ररी, कोट अनकोट। द मेमोरी ऑफ अ लिविंग मैन मतलब एक जीवित आदमी का जो मेमोरी है ये नहीं बता सकता है कि ये जो प्रथा है हमारे समाज में कब शुरू हुआ। कोई ये स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता। आकलन हो सकता है कि हो सकता है 100 साल पहले, हो सकता है 200 साल पहले, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता कि कस्टम की शुरुआत कब होगी। कोडिफाइड लॉ के हम बता सकते, लेकिन तो पहला जो है वो देखिए कि कस्टम कितना प्राचीन है, प्रथा कितनी प्राचीन है। इंग्लिश लॉ के हिसाब से कुछ डेट बांधे हैं, 1215 एडी का कुछ डेट बांधा है, कुछ अलग अलग जगह अलग अलग डेट बांधे हैं, कई जगह 100 साल है, कई जगह 150 साल है। कुछ फैमिली कस्टम अगर कुछ इमर्ज हुआ तो उसको अगर प्रूव करना है तो 50 साल है, 100 साल, ऐसा कुछ वेरिएंस है। जनरली जो मोटा मोटी तौर पर देखिए कस्टम प्राचीन होना चाहिए और काफी लंबे अरसे तक प्राचीन होने के साथ साथ वो कुछ सर्टेन होना चाहिए। जैसे हमने परिभाषा में देखिए कि लाइक सिचुएशन में लाइक कस्टम अप्लाई होता है। अगर एक कम्युनिटी है तो उसमें अगर विवाह से संबंधित कुछ चीजें हैं, जैसे मान लीजिए तलाक से है, तो वो सिमिलर सोसाइटी में वो कुछ सर्टेनिटी हो, बहुत वेरिएशन नहीं हो। यानी कस्टम का दूसरा जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है प्राचीनतम होने के साथ, वो निश्चित होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, बहुत वेरिएशन उसमें नहीं होना चाहिए। जब वो कस्टम किसी सोसाइटी का, किसी ट्राइब का है और सेम सिचुएशन पे है तो बहुत वेरिएशन उसमें नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, सर्टेन होना चाहिए। तीसरा जो है, आपने जो प्रथा जो आप मानते हैं, आदिवासी समाज बहुत प्रथा से संचालित है, तो वो जो प्रथा है हमने कहीं छोड़ तो नहीं दिया बीच में। हमारे साथ जो भी प्रथाएं, चाहे शादी विवाह से हो या तलाक से, छूटा छूटी से हो या भरण पोषण से हो या गोद लेने की व्यवस्था से हो, शादी की जो रस्में जो हैं, उन चीजों को हमने कहीं छोड़ तो नहीं दिया और किसी चीज को अपना तो नहीं दिया। तो ये कॉन्टिन्यूटी जो है ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जहां कस्टम ब्रेक हो गया, कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो गया, तो वो हिट करेगा, वैलिडिटी टेस्ट में वो पास नहीं होगा। इसलिए जरूरत है कि आदिवासी समाज चूंकि कस्टम से गवर्न है तो उसको फॉलो करें, और फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसको रिवाइव करना। तो कॉन्टिन्यूस फॉलो करना तीसरा जो इंपॉर्टेंट इसका पहलू है। चौथा जो है यूनिफॉर्मिटी बोलता है, वो बोलता है एक रूपता होनी चाहिए, क्योंकि समान सिचुएशन में समान कानून, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं, तो यूनिफॉर्म होना चाहिए। जैसे कि एक जो यूनिफॉर्मिटी है कि अभी जो है महिलाओं को बहुत समाज में, हमारे आदिवासी समाज में उत्तराधिकार नहीं दिया जाता पैतृक संपत्ति में, उसी चीज को हमारे CNT एक्ट सेक्शन 7-8 में उसको कोडिफाई किया है। तो एक तरह का यूनिफॉर्मिटी जो है कई सारे आदिवासी समाज में इस तरह का प्रचलन है, खासकर पितृसत्तात्मक व्यवस्था में।
और उस तरह का यूनिफॉर्मिटी अब मात्र सत्तात्मक मैट्रिलिनियल सोसाइटी में मेघालय के गारो खासी जनतिया और भी अदर मैट्रिलिनियल सोसाइटी में देखेंगे तो कहने का मतलब यूनिफॉर्म वो एक तरह से फॉलो हो रहा हो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। पांचवा जो है वो कहता है कि वो कस्टम जो है आपने फॉलो किया है वो तार्किक भी होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबल का कैटेगरी क्या है, किसको हम तार्किक बोलेंगे, किसको हम अतार्किक बोलेंगे, क्योंकि ये बड़ा सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। तो कोर्ट ने कहा है कि सब्जेक्टिव जो एज अ रीजनेबल मैन, मतलब जो एक तार्किक आदमी है, एक रीजनेबल सिचुएशन में क्या रीजनिंग देता है, दैट वुड बी द कॉमन ग्राउंड। ठीक है, तो वो कस्टम जो है उसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं जौनसारी ट्राइब है उत्तराखंड में, जौनसारी बावर, वहां पे एक सिस्टम है पॉलीएंड्री का, तो एक पत्नी कई पतियों को कई पुरुषों से शादी कर सकती है। हालांकि वो सिस्टम अब थोड़ा थोड़ा जा रहा है, लेकिन उनमें वो सिस्टम रहा है। उसके पीछे का रीजन है इकोनॉमिक नेसेसिटी है, तो वो उन्होंने उस तरह से उनका सिस्टम बन पड़ा है और वो उसको फॉलो करते हैं। अब है कि हो सके कम हुआ हो, लेकिन वो सिस्टम उनके बीच रहा है। तो रीजनेबलनेस आप कोर्ट को बताएं कि आपने जो कस्टम बनाया है उसका क्या रीजनेबल है, क्या तार्किक है, तार्किक नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक नेसेसिटी हो सकता है, वो इस तरह का। छठवां जो है, जो कस्टम जो है, प्रथा जो हो अनैतिक ना हो और लोक नीति के विरुद्ध ना जाए। अब लोक नीति का एक बड़ा सब्जेक्ट ये भी है कि लोक नीति क्या है, पब्लिक पॉलिसी क्या है। तो जनरली पब्लिक पॉलिसी का बहुत इंटरप्रिटेशन है, लेकिन जो एक्सेप्टेड पॉलिसी है कंट्री का और जो मोरालिटी है, नैतिकता है, उसके विरुद्ध आपका कस्टम नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे कि सती प्रथा। सती प्रथा तो ना तो तार्किक था ना ही वो मोरल है। और उसी तरह से देखते हैं देवदासी की व्यवस्था साउथ में, तो वो भी इमोरलिटी को बढ़ाता है। तो उसी तरह से अगर प्रथा किसी चीज इमोरल चीज को बढ़ाती है तो प्रथा वैलिडिटी टेस्ट में फेल कर जाएगी। इसलिए कस्टम को मोरल नैतिक भी होना जरूरी है। कहीं वो वेश्यावृत्ति को तो नहीं बढ़ा रहा है, कहीं तो वो बाल विवाह को तो नहीं बढ़ा रहा है, या फिर किसी तरह का वो अन्याय जो कि अनैतिक है उसको तो नहीं बढ़ा रहा है। इसकी वो गार्ड करना। सातवां जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है, इन तमाम बिंदुओं के बाद जो कस्टम जो है वो आपके स्टैंडिंग लॉ है। और स्टैंडिंग लॉ जिसको कि हम सबसे बड़ा लॉ बोले तो हमारा संविधान है, और उस संविधान के माध्यम से ही बाकी जो कानून है अपनी बल प्राप्त करते हैं। और वो कानून खुद संविधान से इतर ना जाए, और जो प्रथा है हमारी वो भी किसी स्टैट्यूटरी लॉ के इतर ना जाए। और उसमें मुख्य रूप से संविधान और जो स्टैंडिंग लॉ है आपके आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, या फिर जो लॉज बने हैं उसके अगेंस्ट ना जाए, उसको वायलेट ना करे। तो ये टेस्ट है जिसको कि जूरल टेस्ट बोलते हैं, यानी कोर्ट इन सब पैरामीटर में आपके कस्टम को टेस्ट करेगी, और जो चैलेंज करने वाले होंगे इन्हीं सब ग्राउंड पे वो चैलेंज करेंगे कि बोलेंगे कि आपका कस्टम सर्टेन नहीं है, आपका कोई कंटिन्यूटी नहीं है, आपका यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कोई इसमें तार्किकता नहीं है, ये अनैतिकता को बढ़ावा देता है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। तो जो आपको जो सेफगार्ड करना है, एक आदिवासी कस्टमरी लॉ के तहत चूंकि आप गवर्न होते हैं, तो आपको इन सब चीजों के हिसाब से गवर्न करना ताकि आप उसको प्रोटेक्ट कर पाए, क्योंकि जो डिफेंस है वो इन्हीं चीजों पे आपके कस्टम को इनवैलिड करार करने के लिए आएगा, और वो फिर कस्टमरी लॉ पे क्वेश्चन मार्क करेंगे। तो अगर इन जूरल टेस्ट को पास कर जाते हैं तो फिर कस्टम जो है उसको फोर्स ऑफ लॉ प्राप्त है, वो कस्टमरी राइट्स के बाद वो कस्टमरी लॉ की संज्ञा प्राप्त करता है इन सब अवयवों को लेके। अब जब कस्टमरी लॉ बन जाता है तो ये एक ऑब्लिगेटरी है सभी को पालन करने के लिए, और ये फिर टेस्ट में, जूरल टेस्ट में पास करता है। तो ये तो कस्टमरी लॉ, इस तरह से कस्टमरी लॉ आता है। अब देखिए, चूंकि आदिवासी समाज जो है मुख्य रूप से
अपने सिस्टम से, अपने कस्टम से गवर्न है। तो इन सब चीजों को उसको जानना जरूरी है, एक कोर्ट क्या चाहती है। कई सारे जजमेंट्स हुए हैं जो कि इसी ग्राउंड पे कोर्ट ने उसको कहा है कि ये गलत है, और फिर जो स्टैंडिंग लॉ है उसके हिसाब से हमारे ट्राइबल्स के ऊपर जो कस्टमरी लॉ से गवर्न है उनके ऊपर स्टैट्यूटरी लॉ लगाया है। तो ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है जनजातीय समुदाय। अब जनजातीय समुदाय, जैसे कि हम लोग सब पता है कि हमारे संविधान में बहुत आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 366 25 जो ये कहता है कि जो आर्टिकल 342 में जो मेंशन है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होंगे। और हम सभी को पता है कि इसमें जो प्रेसिडेंट है नोटिफिकेशन के माध्यम से ट्राइब या ट्राइबल कम्युनिटीज को कंसल्टेशन करके, गवर्नर से कंसल्टेशन करके अब स्टेट वाइज उसका लिस्ट बना सकते हैं। और इसका 342(2) के अंदर में केवल उसका अमेंडमेंट का जो पावर है वो पार्लियामेंट को मिला हुआ है। इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है उस लिस्ट में, और उसके बाबत उसमें नोटिफिकेशन इशू होगा, और जो प्रायर नोटिफिकेशन इशू हुआ है वो सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन उसको ओवरराइड नहीं कर पाएगी। ये तो कुछ आर्टिकल्स हैं उसके अंदर वो दिए गए हैं। लेकिन संविधान ये नहीं बताता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब कौन है, आदिवासी कौन है। लिस्ट के बारे में वो कहता है, लेकिन आदिवासी कौन है इसके विषय में भीम नारायण लुकुर की एक कमेटी है 1965 की, उसमें कुछ क्राइटेरिया लेट डाउन है कि आदिवासी कौन होगा, और आदिवासी के कुछ 5 आधार बताए हैं। पहला तो उन्होंने बोला है कि वो है जो कि उसका एक आदिम लक्षण होना चाहिए, प्रिमिटिव ट्रेट होना चाहिए। दूसरा बोला है कि वो इसका एक सेपरेट भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए जहां पे वो निवास करता है, क्योंकि हम सब ट्राइब्स को देखते हैं तो उनका एक अपना भौगोलिक क्षेत्र रहा है। संथाल का एरिया हो, मुंडा, फिर बाकी ट्राइब्स भौगोलिक क्षेत्र से अपने अपने क्षेत्र में रहें। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताया, एक विशिष्ट संस्कृति। चौथा जो है कि मिलने जुलने में संकोच करना, शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट, जनरली जो है आदिवासी में झिझक है, और दूसरे समाज से मिलने जुलने में संकोच रखता है, झिझक है। और पांचवा जो बताया है कि सामान्य रूप से वो पिछड़ा है, वो क्षेत्र पिछड़ा है, और वो भी पिछड़ा है। तो ये 5 जो फैक्टर हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है, लेकिन ये है आधार बने हैं जिसको आधार मान के लिस्ट ड्रॉ किया गया है सेंट्रल लॉ के तहत। वो स्टेट वाइज वो अलग अलग होता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो बात है, प्रिमिटिव ट्रेट अगर उसकी बात करें तो अब तो उतना आदिम लक्षण नहीं है, फिर भी कंपैरेटिवली हम कुछ चीजों को पकड़ के चले हैं, तो दिखाता है कि हमारा जो इतिहास रहा है कुछ प्रिमिटिव रहा है। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ज्योग्राफी अभी है, लेकिन अभी लोग आने जाने की वजह से उतनी आइसोलेटेड नहीं है। शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि अब लोग घिल मिल गए हैं तो उतना उस तरह से नहीं है, और बैकवर्डनेस में धीरे धीरे जा रही है, उतना नहीं है जितना पहले हुआ करता था। लेकिन डिस्टिंक्ट कल्चर जो है उसमें प्रभाव तो हुआ है, लेकिन अगर डिस्टिंक्ट कल्चर अगर वो नहीं रहा तो, और डिस्टिंक्ट कल्चर इसलिए क्योंकि उनकी अपनी प्रथा है, उनके प्रथागत कानून है, उसकी अपनी भाषा है, लिपि है, और उसके आचार व्यवहार हैं, उसके अपने पर्व त्योहार हैं। तो इन सब चीजों के आधार पे डिफरेंट समुदाय है, डिस्टिंक्ट कल्चर है, विशिष्ट संस्कृति है। उसमें सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज है, विशिष्ट प्रथागत कानून भी है, विशिष्ट प्रथाएं भी है। तो ये आधार है, और इस आधार के बाबत हम आदिवासी के दर्जा के हिसाब से हम उस लिस्ट में शामिल हैं। और फिर देबार कमीशन जो था 1900 में, अब ये जो ट्राइबल वहां पे आदिवासियों की बाहुलता हो, और एक
रीजनेबल साइज हो, गवर्नेंस के लिए रीजनेबल साइज एरिया हो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और वो जनरली जो शेड्यूल एरिया हो वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हो तुलनात्मक रूप से अन्य क्षेत्रों से। तो ये कुछ क्राइटेरिया और ये अपने रीति रिवाज से गवर्न होते हुए शेड्यूल एरिया में है और वो इस तरह से इंपॉर्टेंट स्थान रखता है हमारे संविधान में, और भी सारे कानूनों में उसको विशिष्ट जगह दिया गया है क्योंकि उसकी विशिष्ट संस्कृति है। अब इसी वजह से, इस विशिष्ट संस्कृति की वजह से विभिन्न कानूनों में हम लोगों को एग्जेम्प्ट किया है। अब हम आते हैं रोल की। तो रोल क्या है कि ये जो कस्टमरी लॉ है वो हमको अन्य जो कानूनों से हमको अलग रखता है और हमको एक विशिष्ट दर्जा देता है। संविधान में भी देता है, आर्टिकल 29 के ऊपर जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, उसके साथ साथ तो है। उसके साथ साथ अगर हम देखें हिंदू कानूनों में तो वहां पे हमें एग्जेम्पशन प्राप्त है सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 के तहत में। ये जो है इसी सेक्शन के तहत हिंदू सक्सेशन एक्ट में, हिंदू उत्तराधिकार कानून में और हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट में गोद लेने के लिए और भरण पोषण मेंटेनेंस के लिए उस एक्ट में भी हमको इसी सेक्शंस के तहत उसमें भी एग्जेम्पशन कहता है कि ये कानून आदिवासियों पे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं अप्लाई करेंगे? वो इसलिए अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये अपने रीति रिवाज से गवर्न होते हैं, इनके अपनी कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं। तो हमको पहला तो चूंकि हमारी आइडेंटिटी अलग है, कल्चर हमारा अलग है, हम प्रोटेक्टेड हैं। कब तक प्रोटेक्टेड हैं? जब तक हम अपने कस्टम्स और ट्रेडिशंस को पकड़े हुए हैं तब तक हम प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि वो कहता है कि इसको हम हटा सकते हैं। ये प्रोटेक्शन जो दिया हुआ है आपको इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आप अपने कस्टम्स से गवर्न है। इसको आप हटा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन लाके उसको गजट में प्रकाशित करके ये जो प्रोविजन है उसको हटा सकते हैं और उसको हिंदू लॉ शेड्यूल्ड ट्राइब के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कहने का मतलब अगर हम अपना आइडेंटिटी और कल्चर को मेंटेन करें तो हम तब तक बचे रहेंगे, तब तक हम अपने कस्टम्स को लेकर चले और उसमें उन सब चीजों को लाएं जो कि जुडिशरी मांगता है। तो कई जगह ऐसा हुआ है कि आदिवासियों को डीम्ड हिंदूज मान लिया गया है। डीम्ड हिंदूज मतलब अगर आपने अपना कस्टम को नहीं बताया कोर्ट को तो ये मान लिया जाएगा कि आप ओल्ड हिंदू लॉ है जो कि कस्टम बेस्ड लॉ था, अनकोडिफाइड था, आप तो खुद अनकोडिफाइड में हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि आप ओल्ड कोडिफाइड अनकोडिफाइड लॉ से गवर्न है। तो डीम्ड हिंदूज की कैटेगरी में डाला गया है, डाला जा रहा है और डाला जाएगा, क्योंकि ये प्रचलन बहुत चल पड़ा है। तो इसलिए वहां पे वो इंपॉर्टेंट स्थान रखता है कि हमें कोर्ट को बताना है कि वी आर नॉट हिंदूज, हिंदू लॉ डज नॉट अप्लाई। इवन इफ अगर हम डीम्ड हिंदूज मान भी लिए गए हैं, लेकिन अगर हमने अपने कस्टम्स को फॉलो किया है और हम स्टेट करते हैं तब तक भी कोर्ट हमारे ऊपर कस्टमरी लॉ के तहत ही फैसला देगी या रेफर करेगी, हिंदू मैरिज एक्ट नहीं अप्लाई करेगी। जैसे कुछ केसेस हुए हैं, जैसे कि डॉक्टर सूरजमणि स्टेला कुजूर और दुर्गाचरण हांसदा का सुप्रीम कोर्ट का बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, हु इज अ हिंदू, हिंदू कौन है, उसके ऊपर डॉक्टर सूरजमणि स्टेला कुजूर और दुर्गाचरण हांसदा। एक महिला जो है वो आदिवासी, दोनों आदिवासी है, तो एक है उरांव जो कि क्रिश्चियन है, कुजूर सूरजमणि स्टेला कुजूर, और दुर्गाचरण हांसदा जो संथाली हैं। इन्होंने इसमें बाइगैमी का जो केस
है उसके ऊपर है कि बाइगेमी का केस जो दुर्गाचरण हांसदा है उस पे लाया गया है वाइफ के द्वारा हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। तो वहां पे कोर्ट ने कहा है कि ये दुर्गाचरण हांसदा, हालांकि वाइफ कह रही है कि वो हिंदू रीति रिवाज, हस्बैंड कह रहा है कि हिंदी रीति रिवाज से इन्होंने शादी ब्याह किया है और ये दिल्ली में बसे हैं, और वाइफ कह रही है कि दुर्गाचरण हांसदा कह रहा है कि नहीं, उन्होंने तो संथाली रीति रिवाज से, संस्थानी रीति रिवाज को भी मानते हैं और संथाली रीति रिवाज के हिसाब से दो शादी का प्रावधान है। तो कोर्ट ने कहा कि अगर संथाली रीति रिवाज को मान रहे हैं और हिंदू रीति रिवाज से शादी भी किया है और उसमें स्टेट कर रहे हैं कि हमने अपने कस्टम से किया है, तो भी हम हिंदू मैरिज एक्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। और दुर्गाचरण जो महिला है उसको ये अनएम्बिगुअसली प्रूव करना पड़ेगा कि संथाली सोसाइटी में मोनोगामी है और बाइगैमी नहीं है। अगर वो है भी तो उसमें कहा है कि कस्टम्स को जब तक आप पकड़ के चल रहे हैं, अगर आपने कोर्ट बताया तो हिंदू मैरिज एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है और वो कस्टम आपको सेफगार्ड देता है। लेकिन उसी तरह से बहुत सारे केसेस हैं जहां पे हिंदू लॉ अप्लाई हुए हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे, और एक तो इसमें कहेंगे हमारी अज्ञानता के वजह से कह सकते हैं, और दूसरी जो है वो कह सकते हैं कि कोर्ट में हमको तो त्वरित न्याय मिले। इस लोग में कई बार उसमें जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है अगर वो ना भी बोलता है तो भी उसको क्विक रिलीफ देने के लिए उसको हिंदू डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो फिर हिंदू लॉ उसके ऊपर अप्लाई होता है और सारा कुछ अप्लाई हो जाता है। तो दोनों वजह है, अज्ञानता है जिस वजह से हम बोलते हैं, और दूसरी है कि क्विक रिलीफ भी मिल जाएगा इस वजह से, या और तीसरी है कि बहुत सारे हमारे जो नॉन ट्राइबल लॉयर्स हैं उनको इस विषय पे ज्यादा नॉलेज नहीं होने की वजह से भी वो लोग उसको डीम हिंदू की कैटेगरी में डाल के उसको रिलीफ देते हैं, जो कि कस्टमरी लॉ को कहीं ना कहीं वीक करता है। इसी तरीके से बहुत सारे केसेस हुए हैं, जैसे जहां पे हिंदू लॉ अप्लाई हुआ है शेड्यूल्ड ट्राइब्स में। पहला केस जहां पे एसटी जो पार्टी है उसने खुद बोला है कि हमने अपना रीति रिवाज छोड़ दिया है और हम हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं, पर्व त्योहार मनाते हैं और मनसा पूजा करते हैं, काली पूजा करते हैं, पिंड दान करते हैं, और हम अपना कस्टम्स को उतना नहीं मानते। ऐसे करके कुछ चीजें जो आई हैं, वो एक तो डिक्लेरेशन है और दूसरा है कि सफिशिएंटली हिंदुआइज्ड। कोर्ट अगर ये सब स्टेटमेंट अगर कोर्ट में दिया गया पार्टी के द्वारा, तो कोर्ट ने उसको सफिशिएंटली हिंदुआइज्ड की कैटेगरी में डालते हुए उसको हिंदू लॉ अप्लाई कर दिया है और कस्टम्स कहीं पीछे छूट गया है। तो ये एक सफिशिएंटली हिंदू यानी पर्याप्त रूप से हिंदूकृत हो जाना बहुत बड़ा आधार रहा है, और वो किसी न किसी तरीके से हमारे कस्टम को प्रभावित कर रहा है। अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, बाकी जो रिलीजन है जैसे क्रिश्चियनिटी में उसका लॉ अगर अप्लाई करना है तो आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा, क्रिश्चियनिटी का जो विधि विधान है, या मुस्लिम में बहुत सारे ट्राइब्स हमारे चले गए हैं तो वो मुसलमान हो गए और फिर उसमें कन्वर्जन का एक प्रोसेस है। तो एक केस है जो पटना हाई कोर्ट का है, जिसमें एक बुधू मांझी और दुखन मांझी का, बुधू मांझी वर्सेस दुखन मांझी का केस है, 1956 का एक केस है। इसी बात पे कि सफिशिएंटली हिंदुआइज्ड है, अगर सफिशिएंटली हिंदुआइज्ड हो गया है, इसमें पार्टी दोनों संथाल पार्टी हैं और ये हमारे कहें तो नॉन कन्वर्टेड ट्राइब हैं, संथाल नॉन कन्वर्टेड ट्राइब है, हमारे मूल संस्कृति से बिलोंग कर रहे हैं। कोर्ट ने एक इसमें कहा है कि ये ऑब्जर्व किया गया है इस केस में कि
पार्टी को कंप्लीटली हिंदुआइज होने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट हिंदुआइजेशन होने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब जो उनका सारा है वो कंप्लीट हिंदुआइजेशन की जरूरत नहीं है। ये कह रहे हैं कि अगर वो पर्याप्त रूप से हिंदुआइज हो गया है तो भी वो हिंदू की सक्सेशन का मामला था, तो हिंदू सक्सेशन लॉ के तहत वो संचालित होगा, वो पर्याप्त है। सफिशिएंटली हिंदुआइज, उसके लिए पूर्णतः हिंदुआइज हो, कन्वर्ट हो जाए, इसकी जरूरत नहीं है। पर्याप्त रूप से इंगित कर रहा है कि वो सारा चीज हिंदू कर रहा है, अपना सारा छोड़ दिया है, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट लग जाएगा उसमें और बाकी सारे हिंदू लॉस के हिसाब से वो डील किए जाएंगे। बुद्धू मांझी वर्सेस दुखन मांझी, इसमें इसी जजमेंट में ये बताया है कि पार्टी ने अगर सारा कुछ अपना लिया तो सारे पूजा पद्धति अपना रहा है, पिंडदान कर रहा है, काली पूजा, ये बकायदा उसमें मेंशन है, तो उसको फिर हिंदू मान लिया जाएगा। तो डीम्ड हिंदूज एक तो है, दूसरा है कि एक सफिशिएंटली हिंदुआइज्ड है, तो कहीं कस्टम छूट जाता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। उसी तरह से बहुत सारे जजमेंट्स हैं जो झारखंड हाईकोर्ट के हैं और बिहार टाइम के भी बहुत सारे जजमेंट्स हैं। झारखंड हाईकोर्ट के टाइम में 2004 का एक धनई मांझी का केस हुआ है और रंगा मांझी, धनई मांझी और रंगा वर्सेस रंगा मांझी 2004 का केस है। ये सक्सेशन से रिलेटेड है, कोई टैंक एक प्रॉपर्टी है सिंचाई के लिए, तो उसके ऊपर ये विवाद है कि वो उसका बंटवारा कैसे हो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है कि एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, ये विवाद है। और इसमें भी जो पार्टी जो है, हालांकि वो अपना मूल संस्कृति से बिलोंग करते हैं, लेकिन कोर्ट में ये नहीं प्रमाणित कर पा रहे हैं कि वो हिंदू लॉ से गवर्न नहीं है, वो अपने लॉ से गवर्न है, और इसी वजह से और वहां पे भी सफिशिएंटली हिंदुआइज्ड की कैटेगरी मिला के उसको हिंदू सक्सेशन एक्ट लगा दिया गया। बुद्धू मांझी वर्सेस रंगा मांझी। तीसरा जो जजमेंट है उसी साल का है, ये भी झारखंड हाईकोर्ट का है, लक्ष्मी नारायण टुडू वर्सेस श्रीमती बासी मांझियाइन, ये भी संथाल पार्टी का है। इसमें कह रहा है कोर्ट की अगर ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मौखिक एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सजेस्ट कर रहा है कि पार्टी है वो पर्याप्त रूप से हिंदूकृत हो गया है और उसके जो पूर्वज हैं वो भी हिंदू लॉ से गवर्न हो रहे थे, तो इधर ये पार्टी भी सक्सेशन और इनहेरिटेंस के मामले में, उत्तराधिकार के मामले में हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर में आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे केसेस हैं जहां पे हिंदू लॉ अप्लाई हुए हैं, जो सफिशिएंटली हिंदुआइज्ड हो गए हैं उस कैटेगरी के अंदर में लाके। अभी जो कुछ केसेस आए हैं, खासकर जो एक दो लेटेस्ट केस आए हैं, एक है आपका नीति मोहन वर्सेस लैंड एक्विजिशन ऑफिसर का केस है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 2022 का जजमेंट है, जिसमें ये कहा गया है कोर्ट के तरफ से कि चूंकि अब महिलाओं को 2005 के बाद को पार्टनर हिंदू लॉ में घोषित कर दिया गया, यानी उनको संपत्ति का अधिकार बेटों के जैसे देने की बात हुई है, तो आदिवासी महिलाओं को क्यों छोड़ दिया जाए, ये सवाल कोर्ट ने वहां पे किया है। और चूंकि अभी जो लॉ है वो तो अभी उसके ऊपर हमारे जो ट्राइबल लॉ है उसके ऊपर तो अभी महिलाओं को संपत्ति, पैतृक संपत्ति का अधिकार नहीं देता है, लेकिन कोर्ट ने उन्होंने कहा कि अभी जो प्रेजेंट लॉ है, चूंकि वो लॉ में अभी नहीं देता, इसे लॉ के हिसाब से उन्होंने उसको डिसमिस कर दिया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने सजेस्ट किया है कि आप इसके ऊपर अमेंडमेंट कीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, ताकि जो बेनिफिट अन्य महिलाओं को मिल रही है वो आदिवासी महिलाओं को भी मिले। मतलब वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 का जो क्लॉज है, जैसे वो कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अप्लाई एचएमए by bringing it to the official gazette, publishing in the official gazette, तो वो जो सेफ्टी वाल्व है वो अगर खुल गया तो फिर एचएमए अप्लाई हो सकता है। उसका बेसिस जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाकियों को मिल रहा है इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे, तो इनको क्यों छोड़ दी। तो अब है कस्टम, हमारा कस्टम जो कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी हम उसको कह सकते हैं कि वी हैव अ डिस्टिंक्ट कल्चर। हमारा सिस्टम जो है
प्रॉपर्टी के मामले में डिफरेंट है, सेल एंड परचेज का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, वो हमारे एक सामुदायिक जमीन है या फिर हमारे किले के अंदर वो रहता है, कुछ इस तरह का आधार की वजह से डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी का हवाला देके उसको हम कर सकते हैं और उस बेसिस पे बहुत सारे चीज हुए हैं। तो एक ये है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो 2022 में है। उसी तरीके से शरवणन का एक मामला आया है उसी साल 2022 के केस में, शरवणन वर्सेस शरवणन ये केस का नाम है। मद्रास हाई कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें कि ये अगेन ये इनहेरिटेंस का मामला है। इसमें ट्राइबल महिलाएं गई है इनहेरिटेंस को लेने के लिए और लेकिन वो हिंदू मानती है और वहां पे ये नहीं बताती है कि हम अपने ट्राइबल कस्टम के साथ गवर्न हैं। तो चूंकि वो नहीं बताती हैं कोर्ट को, तो कोर्ट ने बोला है कि इन्होंने तो कुछ बताया ही नहीं कि हम विशिष्ट लॉ से गवर्न होते हैं, तो चूंकि उन्होंने नहीं बताया तो इट इज डीम्ड कि उनके ऊपर HMA लगाई है और हिंदू लॉ के तहत वो फैसला फिर उसमें आ गया है। तो ये दो जजमेंट्स हैं जो लेटेस्ट हैं, जो बताते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ आपका अपना कस्टम और आपने उसको स्टेट नहीं किया ट्राइबल होने के नाते, कस्टम लॉ से गवर्न होने के नाते, तो बाय डिफॉल्ट आपको कोर्ट डीम हिंदूज की कैटेगरी में डाल देगी और ऐसे केसेस बहुत सारे हैं जो आ रहे हैं। साथ साथ कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया है, ये कहा है कोर्ट ने, ठीक है जो अपने कस्टम्स को लेके है उन पे तो हमने अप्लाई नहीं किया, लेकिन जो कस्टम्स को छोड़ दिए हैं उस पे तो हम अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए मैं उस जजमेंट का एक लाइन पढ़ के पढ़ाता हूं कोर्ट के जज से। वो कहता है, इंग्लिश में है, देयरफॉर सबसेक्शन 2 जिसकी हमने बात की, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 will not come in the way of inheritance of the property by the daughter belonging to the tribal area where Hinduism and Buddhism are followed। मतलब वो जो सेफ्टी वाल्व है 2 का, वो रास्ते में नहीं आएगा, आड़े नहीं आएगा जहां हिंदू कानून, हिंदू रिलीजन फॉलो हो रहा है या फिर बुद्धिज्म फॉलो हो रहा है। ये कोर्ट का जजमेंट है। तो कहने का मतलब या तो हम अज्ञानता से या फिर हम जानबूझ के अगर हम नहीं डिक्लेयर करें तो ये हमारा जो विशिष्ट संस्कृति है या फिर हम जिस कस्टम से गवर्न होते हैं वहां पे वो आ सकता है। लेकिन उसी साथ साथ में बहुत सारे ऐसे कुछ जजमेंट हुए हैं अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट के माध्यम से झारखंड से स्पेसिफिक, जहां पे कस्टम को प्रोटेक्ट करने की बात हुई है, कस्टम्स के हिसाब से बात हुई है। इसमें एक केस आया है उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, वो है आपका बागा तिर्की और पिंकी लिंडा का केस है। बागा तिर्की वर्सेस पिंकी लिंडा का जो केस है, तो बागा तिर्की वर्सेस पिंकी लिंडा 2021 का जो एक केस है झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया, इन्होंने कस्टम को रिकॉग्नाइज किया गया है। मामला ये था कि ये डिवोर्स का मामला है, यानी बागा तिर्की जो हस्बैंड है, ये दोनों मैरिज इनका हो गया है अपने कस्टम्स के हिसाब से, रांची के हैं और बोकारो में रहते हैं। लेकिन उसी दरमियान जॉब के दरमियान में जो महिला है, वाइफ है, उसका किसी नीरज करमाली के साथ में इलिसिट रिलेशन डेवलप होता है और बागा तिर्की फिर अपने पंचायत में इसको लेके जाता है और कहता है कि मुझे आप तलाक दीजिए। तो तलाक का जो कॉन्सेप्ट तो है, तो वो तो हमारे उरांव समाज में उस तरह का नहीं है, उसको तो छूटा छूटी इस तरह का हम लोग बोलते हैं और छूटा छूटी गांव समाज में होता है। हालांकि वो बहुत लिखित तो नहीं है, लेकिन लोग इसको आत्मसात कर लिए हैं कि ठीक है, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो छूटा छूटी करते हैं, उसको राइटिंग में रिड्यूस नहीं किया गया है। तो ये प्रॉब्लम तो है। लेकिन जब ये मामला पंचायत जाता है तो पंचायत जहां तक उस वक्त जो जानकारी थी, पंचायत में महिलाओं को बुलाने के बाद वो 3 दफे नहीं आती है, तो हार कर बागा तिर्की है वो फैमिली कोर्ट की शरण में चला जाता है, रांची फैमिली कोर्ट। और फैमिली कोर्ट में
जब ये देखते हैं कि ये ट्राइबल पार्टी है और इनकी जो मैरिज है वो अपने कस्टम्स के हिसाब से भी है, तो वो कहते हैं कि हमारे पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, एडजुडिकेटरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, आपको अपने समाज के बीच में जाइए और जो प्रचलित जो प्रथा है उसके तहत आप तलाक लीजिए, छूटा छूटा लीजिए। वापस मामला चल जाता है, लेकिन फिर भी वहां पे बात नहीं बनती है तो मामला हाईकोर्ट चला जाता है। हाईकोर्ट में जाने के बाद हाईकोर्ट ने विभिन्न सोर्स से राय मशवरा लेते हुए, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में तो है नहीं। रामचंद्र जी, तो आपका वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो नहीं आ रहा कल है? अच्छा साउंड आ अच्छा, रहा है, देख लीजिए। जी जी, ये शुरू से नहीं आ रहा था या फिर अभी? नहीं नहीं, अभी बीच में ठीक है अभी। अच्छा ठीक। तो जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे ये मामला चला जाता है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एमिकस क्यूरे को लेके बहुत सारे हमारे जो संस्थाएं हैं झारखंड में उनसे संपर्क करके एक मशवरा लिया कि उरांव में जो विधि के हिसाब से तलाक का क्या सिस्टम है। कुछ इनपुट्स गए, उस हिसाब उसको देखते हुए कोर्ट ने बोला कि नहीं, पार्टी को सुनने का अधिकार कोर्ट के पास है। फैमिली कोर्ट्स एक्ट के तहत में उसको अधिकार है। सेक्शन 7 जो है कहता है वो सेकुलर कानून है। सेक्शन 7 जो है और सेकुलर होने की वजह से वो ट्राइबल पार्टी में भी एप्लीकेबल है और कोर्ट उसको सुने। लेकिन कोर्ट ये भी कहता है कि नए तरीके से उसको आप फ्रेम कीजिए और नए तरीके से आप एविडेंस उसको दीजिए जो एविडेंस इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत मान्य है। हमको उसको कोर्ट में मामला आया है तो उसको प्रमाणित भी तो करना है। तो कोर्ट ने सजेस्ट किया फैमिली कोर्ट को कि आप उसको नए सिरे से प्लेन ड्राफ्ट कीजिए, इश्यूज फ्रेम कीजिए और एविडेंस प्रस्तुत कीजिए। वो कौन से एविडेंस? जो एविडेंस एक्ट के तहत में है और जो समाज में स्वीकृत है, समाज के जानकार लोग जो हैं वो जो बताएंगे उसके हिसाब से आप इसको सुनिए। यानी आप ना नहीं कर सकते। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण से जब नोटिस गया 3 दफे तो वो पार्टी आए नहीं कोर्ट। उन्होंने अपने उसको लक पे छोड़ दिया, यानी वो हैंड्स अप कर दिए और 3 दफे नोटिस जाने के बाद में मामला अल्टीमेटली डिसमिस हो गया। क्यों? क्योंकि मामला कोर्ट में तो गया और कोर्ट ने भी बोला कि आप इसको कीजिए, कस्टम्स को आप बताइए मुझे और उस हिसाब से जजमेंट ले जाइए। लेकिन चूंकि हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है और हम एविडेंस एक्ट के तहत हम कैसे प्रमाणित करना है वो नहीं जान पाए, या फिर हमारा जो ग्राम सभा है या अपना रूढ़िवादी व्यवस्था जो है नीचे वो कमजोर होने की वजह से हम कोर्ट में वो ऑर्डर नहीं ले पाए, वो जजमेंट नहीं ले पाए। इसी पॉइंट पे मैं आता हूं जो एम्फसाइज करता है इस बात पे कि हमको कस्टम हम मानते हैं लेकिन कोर्ट में जब मामला आता है तो उसको हमको प्रमाणित भी करना है। और जैसे दुर्गा चरण हांसदा के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पार्टी कहता है कि आप कस्टम से गवर्न है तो द पार्टी हु इज क्लेमिंग हैज टू प्रूव दैट विद अनएम्बिगस एविडेंस। तो ये सिर्फ कह देना कि हाँ हम कस्टम से गवर्न होते हैं काफी नहीं है। कस्टम से गवर्न है एक बात है, तो उसके लिए बिना किसी कंफ्यूजन का अनएम्बिगस एविडेंस के साथ में आपको प्रमाणित करना है। जो कि सूरजमणि स्टेला कुजूर ने भी एक स्टैंड लिया था कि हालांकि संथाल में इसे मोनोगामी है ऐसा करके उन्होंने कोर्ट को बताया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की मोनोगामी है, लेकिन वो कोई एविडेंस नहीं प्रस्तुत कर पाए कि हाँ वो मोनोगामी होता है, यानी एक शादी होता है। तो हम आते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत में कि कैसे हम कस्टम को प्रूव करें कोर्ट में, या किस तरह से हम अपने प्रथा को ट्यून करें, क्योंकि जब भी मामला कोर्ट में जाए, जैसे फैमिली कोर्ट्स के अंदर में, क्योंकि अब सेकुलर लॉ है, क्योंकि वो डिसीजन दिया है कोर्ट ने, तो अब मामला कोर्ट जाएंगे। अब कोर्ट जाएंगे तो फिर उनको प्रमाणित करना पड़ेगा और साथ साथ एविडेंस देना पड़ेगा और एविडेंस आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अभी तक जो समाज में जो चीजें चली हैं कि छूटा छूटी हो गया तो उसको कोई रिड्यूस्ड राइटिंग में नहीं किए। इनफैक्ट जब हम लोगों ने इस केस में हम लोग से सजेशन मांगा गया था तो हम लोगों ने भी देखा समाज में
कि कहीं कुछ चीज लिखित है कि नहीं है, क्या विधि होता है, कैसे होता है, कहां कहां हुआ है। अगर जैसे हमने बताया शुरुआत के डेफिनेशन हो तो लाइक सिचुएशन में लाइक लॉ, यानी कभी तो कुछ ऐसा हुआ है तो उसको क्या राइटिंग में हमने रिड्यूस किया है, ग्राम सभा में बैठ के उसको लिखा गया है, वो सब हमारा काम आता। लेकिन चूंकि समय कम था तो वो नहीं हो पाया। फिर भी हम उस बात पे ना जाते हुए डिटेल में हम आते हैं एविडेंस एक्ट के ऊपर। तब एविडेंस एक्ट में 1872 उसमें बहुत सारे प्रोविजन है कि कस्टम को हाउ टू प्रूव कस्टम। और इसमें जो है पहला जो है एक है डाइंग डिक्लेरेशन जो है, मैं सेक्शंस पे नहीं जा रहा हूं, सेक्शंस आप देख लीजिएगा, सेक्शन 48 या कुछ है इसमें। डाइंग डिक्लेरेशन है मौत के शैया में जो उक्ति, यानी मरने को है उसके बाद वो मृत्यु शैया में जो उक्ति देते हैं वो एक तरह से एडमिसिबल है। डाइंग डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके रीति रिवाज या प्रथा के हिसाब से भी अगर जो जानकार व्यक्ति, जिसको कि हम कह सकते हैं कि समाज में प्रथा को लेके उसको काफी नॉलेज है, अगर वो कुछ ऐसी युक्ति देता है तो एक तरह से एविडेंस की तरह काम करता है। डाइंग डिक्लेरेशन ना सिर्फ प्रथा के लिए बल्कि और भी केसेस के लिए डाइंग डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है। वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पीस है एविडेंस के लिए। जो एविडेंस जो कोर्ट खोजती है, इस तरह से दूसरा जो है वो कहता है कि ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब है कि क्या ट्रांजैक्शन जैसे समाज में पहले हुए हैं। जैसे मान लीजिए तलाक का ही हम लोग केस लिए हैं, तो उस सिस्टम में आप एविडेंस के साथ प्रमाणित कीजिए कि फलाने गांव में फलाने पार्टी के अंदर ये मसला हुआ था और इन्होंने उस कस्टम को जिक्र किया था, उस कस्टम के बारे में बहस हुई थी, उस कस्टम के तहत में वो फैसला सुनाया गया था। क्या वो ट्रांजैक्शन हुआ था पिछला उस समाज में? तो वो ट्रांजैक्शन आप शो कीजिए। वो भी हम एक तरह से ओरल ट्रांजैक्शन होता है, तो ओरल होने की वजह से वो एक जनरेशन के बाद वो दूसरा नहीं जा पाता है, तो हम उसको एविडेंस के रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। ट्रांजैक्शन उसी तरह का जो है एक जो है ऑप्शन और एविडेंस बात करता है, वो कहता है इंस्टेंस, यानी उदाहरण। ट्रांजैक्शन के साथ साथ इंस्टेंस आप बताइए कि इस तरह के इंस्टेंस जो है लाइक सिचुएशन में उस प्रथा को कितना फॉलो किया गया है और क्या निर्णय आया है, कुछ उस एग्जाम्पल के साथ बताइए। ये हो गया तीसरा। चौथा जो कहता है वो कह रहा है कि एक्सपर्ट ओपिनियन, यानी वैसे लोग जो उस विषय के ऊपर जानकारी रखते हैं। जैसे हमारे पुरखा लोग समाज के प्रथा के ऊपर उनकी जानकारी है, तो वो आइडेंटिफाई करके उनका जो ज्ञान है उनसे जो बातें आएंगी सामने कोर्ट के माध्यम से, वो एक तरह से एक्सपर्ट नॉलेज की कैटेगरी में आएगा, जिसको कि कोर्ट ये कहता है कि वैसे लोग जिनसे हम आशा कर सकते हैं कि वो उस सिस्टम को कस्टम को जानते हो, रीजनेबली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वैसे लोगों की जो टेस्टिमनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे हमारा जो विजडम है और कस्टम का जो नॉलेज है उसको प्रिजर्व करने की जरूरत है। क्योंकि अभी तो सोसाइटी इतना मोबाइल हो गया है कि बड़े बुजुर्ग के साथ यंग जनरेशन का कोई तारतम्य नहीं रहा, जिसकी वजह से नॉलेज का जो ट्रांसफर होता है वो नहीं हो पा रहा है। और एक तरफ से दूसरा जो समाज है वो हावी हो गया है, और वो उधर पुश और पुल में हमारा जो नॉलेज है वो ट्रांसफर नहीं होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो एक्सपर्ट नॉलेज बन नहीं पा रहा है और ना नॉलेज का कंजर्वेशन हो पा रहा है, क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं हुआ है। तो फिर वो एविडेंस के रूप में हम कैसे प्रस्तुत करेंगे? क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसे देखने को मिला है कि हालांकि समाज में वो चल रहा है लेकिन कोर्ट में वो प्रमाणित नहीं कर पाया, क्योंकि वीक एविडेंस है और रिलायबल एविडेंस नहीं है, अनएम्बिगुअस है। तो ये सब ग्राउंड की वजह से हम उसको पूरी तरह से एकदम
सर्टन रूप में हम कोर्ट में नहीं प्रमाणित कर पा रहे हैं, जिसका खामियाजा सोसाइटी को मिल रहा है, हो रहा है। तो ये है एग्जाम्पल, एक्सपर्ट नॉलेज। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है रिटन मेमोरियल्स। रिटन मेमोरियल्स भी एक बहुत बड़ा पीस ऑफ एविडेंस है, और रिटन मेमोरियल का जो रोल है, ये रिटन मेमोरियल हमारे बीच उपलब्ध है। हम सब जानते हैं कि एक टाइम ऐसा था जहां पे हम आदिवासी समाज में बहुत लिखा पढ़ी नहीं करते थे, लेकिन अब चूंकि एजुकेशन का विस्तार हुआ है, लोग जान रहे हैं, और जो रिटन दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध हैं, जैसे कि खतियान है, सर्वे सेटलमेंट के पेपर्स जो हैं, हमारे झारखंड के पर्सपेक्टिव में जो जंगल झाड़ी है, खतियान पार्ट 2 है, मुंडा मानकी के क्षेत्र में जो मुंडा मानकी का हुक्मनामा है, और जो उस वक्त के सर्वे सेटलमेंट ऑफिसर्स हुए हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज जो हुए हैं, ये सब जो काउंट है, जो आपका रिटन मेमोरियल्स कैटेगरी में आ गया, विलेज नोट उसमें रिटन कैटेगरी में आ गया। तो ये जो है उस टाइम पे क्या कस्टम प्रिवेल कर रहा है, अगर उसमें जिक्र किया है तो वो बहुत बड़ा प्राइमरी सोर्स ऑफ एविडेंस है। हमारे कस्टम्स का भी अगर उसमें जिक्र किया गया है, खासकर विलेज नोट के सिलसिले में बहुत सारी चीजें हैं कि वहां पे क्या वेट एंड मेजर यूज होता था, ट्रांसपोर्टेशन क्या था, कैसा वहां पे सिस्टम था, इस सब का कुछ कुछ वहां पे मिलता है। तो इसके अलावा पंजाब कस्टमरी लॉ में भी जैसे रिवाजे आम, रिवाजे खास, इस तरह का कुछ डॉक्यूमेंटेशन हुआ है कि पंजाब जैसे क्षेत्र में क्या कस्टम्स है, लेकिन इस हमारे क्षेत्र में उस तरह का डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो कोर्ट वहां पे रेफर करती है, लेकिन इधर वो नहीं है। और ये सब डॉक्यूमेंट भी इंपॉर्टेंट है रिटन मेमोरियल्स की श्रेणी में आके, जिसके माध्यम से हम अपने कस्टमरी लॉ को प्रमाणित कर सकते हैं। पहला, डाइंग डिक्लेरेशन, ट्रांजैक्शन आप बताइए, इंस्टेंस आप बताइए, एक्सपर्ट नॉलेज है तो वो आप रखिए। और जैसे पिंकी तिरकी बागालिंडा के केस में भी हम एक्सपर्ट नॉलेज अगर रहता तो हम ये बता पाते कोर्ट को। कोर्ट ने कहा कि आप नए सिरे से एविडेंस प्रस्तुत कीजिए, फ्रेम इश्यूज कीजिए, लेकिन चूंकि पार्टी को नहीं पता कि हम कैसे इसको अप्रूव करें कोर्ट में, वो डर गए या डरा दिए गए कि हम हार गए। अगर वो हो जाता तो एक समाज के लिए एक प्रेसिडेंट बनता कोर्ट के माध्यम से कि आने वाले समय में सिमिलर सिचुएशन में हम उस प्रेसिडेंट को लेके चल सकते थे। तो एक तरह से हमारे जजमेंट में वो चीज आ जाता, जो नहीं आ पाया, जो चूक हो गई। तो इस तरह से हम अपने कस्टमरी लॉ को एक तरह से प्रूव कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन सा कस्टम सोशल है, कौन सा लीगल है, कौन सा बाइंडिंग है, कौन सा नॉट बाइंडिंग है, और जो बाइंडिंग है उसको हम किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं, और क्या इंग्रेडिएंट्स हैं उसको हम उसमें ला सकते हैं। हम ये देखें कि वो हमारा किसी भी चीज को वैलिड मतलब इनवैलिड ना करे, और क्योंकि वो डिफेंस का आर्ग्यूमेंट होगा कि आप उन्हीं ग्राउंड्स पे आपके कस्टम्स रहेंगे, वो चैलेंज किया जाएगा। क्योंकि और एक केस जैसे हाई कोर्ट के आया है जो इनहेरिटेंस के ऊपर है, मिंज का जो केस है, एक नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, तो उसमें भी कोर्ट ने कहा है कि प्रभा मिंज, प्रभा मिंज का जो केस है, जो रांची से ही वो बिलोंग करती हैं, तो उस केस में कोर्ट ने कहा है, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे तो सर्टेनिटी नहीं है, और द पार्टीज अपना इंस्टेंस और ट्रांजैक्शन शो नहीं कर पाए हैं, सर्टेनिटी नहीं है। तो इस लिहाज से चाहे उसका फैक्ट ट्विस्टेड है, लेकिन वहां पे फिर पार्टी को ये आधार पे वो कहा है कि इसको इनहेरिटेंस दे दिए जाए। हालांकि वहां पे नॉन ट्राइबल से मैरिज की बात है, और फिर प्रॉपर्टी पे क्लेम किया गया है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे, कि हमको मिला जाए। और जो हमने जो डिफेंस आगे किया कि चूंकि ये कस्टम से गवर्नड है और कस्टमरी से इसको नहीं मिलता है, कोर्ट ने कहा है कि ये तो सर्टेन नहीं है, ये तो यूनिफॉर्म नहीं है, तो इस वजह से, और ट्रांजैक्शंस इंस्टेंस आपने शो नहीं किया है, इस वजह से हम नहीं मानते हैं। और उन्होंने सजेस्ट किया कि आप ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन हो। उन्होंने कहा कि टाइम हैज कम कि कोडिफाई करें, लेकिन कोडिफाई तो लास्ट स्टेज है, लेकिन हम डॉक्यूमेंट भी तो नहीं कर पाए हैं।
तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसकी वजह से हम अपनी चीजों को भी कोर्ट में नहीं रख पा रहे हैं, और कोर्ट भी एक तरह से मतलब हमें रिलीफ नहीं दे पा रहा है, और समाज में भी एक तरह से थोड़ा सा गैप है जहाँ पे हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें क्या चाहिए एक्चुअली। हम कहते तो हैं कि हम रूढ़ी प्रथा से गवर्न है, लेकिन जब मामला कोर्ट में आता है तो बहुत सारी चीज को देखते हुए कोर्ट के भाषा में जो चीज चाहिए उस विषय पे हम काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एक तरह से हम कस्टम से गवर्न होने के बावजूद भी हम उसको एक अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते। इसलिए हमारा जो विषय है, जो जाति जनजातियों के बीच प्रथागत कानून की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी प्रासंगिकता भी बनी हुई है। वो इसलिए क्योंकि हम डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी के हैं, और जब तक हम इसको लेके चले तब तक हम डिस्टिंक्ट ही रहेंगे, नहीं तो हम डिस्टिंक्ट नहीं रहेंगे। अगर मान लीजिए हम हिंदू में चले गए तो हम डिस्टिंक्ट कहाँ से रहें, हमारे ऊपर सारे नॉर्मल लॉज लग रहे हैं, तो फिर डिस्टिंक्ट कहाँ से रहें। तो वो क्राइटेरिया को मेंटेन करने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि इतना ही करके मैं अपनी चीज समाप्त करूंगा, और फिर कुछ क्वेश्चंस हैं तो उसको हम लोग टेकअप करेंगे। धन्यवाद।